हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8 जनवरी 2022 को हुए सीटेट के सीडीपी के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को विजिट कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था विकासात्मक परिवर्तन, डेवलपमेंटल चेंजेस क्या होते हैं हमारे। इसका राइट आंसर होगा आपका सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। बिल्कुल नहीं। मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। रुक तो जाते नहीं मगर होते रहते हैं। ये तो सही बात है। मध्य बाल्यकाल अर्ली चाइल्डहुड तक तो फास्टेस्ट होते हैं। हमेशा एक रेखिक तरीके से होता है और एक आयामी होते हैं। बिल्कुल नहीं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। वंशानुगत कारकों और पर्यावरण प्रभावों की परस्पर क्रिया है, ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन आया था हमारा स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। स्थूल गत्यात्मक कौन सा होता है? ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं। और सूक्ष्म में कौन सी होती है? छोटी मांसपेशियां काम करती हैं। ये होता है फाइन मोटर स्किल्स। तो इसका क्या होगा? ग्रॉस में क्या है? भाग। इसका राइट आंसर होगा आपका भागना तथा चित्र बनाना। भागने में हमारी बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं। भागते हैं तो ये पैरों की बड़ी मांसपेशियां होती हैं। और चित्र बनाने में हमारा हैंड काम करता है, मतलब फिंगर ही काम करती हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? फाइन मोटर स्किल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 आया था, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? एक बच्ची जिसने सभी अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया। नकल तो होगी नहीं मध्य बाल्यावस्था में। और अमूर्त विचारों वाला भी नहीं होगा, ये तो उसमें हो जाएगा फॉर्मल में, लास्ट वाली में। एक बच्ची सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, वो अभी बहुत छोटी है, बिल्कुल नहीं हो सकती। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क करती है और संरक्षण कर पाती है, उसमें कंजर्वेशन की आइडेंटिटी आ चुकी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ये अभिकथन और कारण वाला था। इसमें अभिकथन दिया है, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके से सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। इसका कारण दिया, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का द्वितीय अभिकारक है। परिवार द्वितीय अभिकारक होता है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राइमरी होता है, फर्स्ट होता है, प्राथमिक अभिकारक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए तो सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। मूल संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, क्लासिफिकेशन कर पाता है और कंजर्वेशन कर पाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आया था हमारा, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका साम्यीकरण। संतुलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साम्यीकरण। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 आया था, मतलब उसके दिमाग में सारी चीजें संतुलन में है, वो सब चीज पहचान पाता। क्वेश्चन नंबर 7 आया था, निम्न में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका, वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। उनको बस थोड़ी सी स्कैफोल्डिंग दे दो और बच्चे कर सकते हैं उस काम को, कार्य को। क्वेश्चन नंबर 8 आया था हमारा, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह बच्ची की जिग-जैग पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे व संकेतों से। अभी बताया था, वाइगोत्स्की ने बोला बस हेल्प दे दो। उस हेल्प को ही हम क्या बोलते हैं? पार्ट बोलते हैं, मतलब स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा स्कैफोल्डिंग। उसको थोड़ी सी मदद दे दो संकेत व इशारों से, थोड़ी हिंट। क्वेश्चन नंबर 9 आया था हमारा, अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन दिया था इसमें, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। इसका कारण दिया था हमारा,
बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत बात लग रही है। मतलब उसको तानाशाही से सिखाएंगे, हम बच्चों को बंदूक लेके सिखाएंगे कि ये करो बच्चे। और इसका कथन था, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी तब होती है एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आया था हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ये किसने दी थी प्रगतिशील कक्षा? किसने दी थी बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 11 आया था हमारा, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की अवस्था में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 आया था हमारा, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। अपनी पहचान, इसका राइट आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक। अपनी पहचान मतलब खुद के बारे में, तो इसको क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल दिया है उसमें भी, इंग्लिश में भी सही। क्वेश्चन नंबर 13 आया था हमारा, गिफ्ट के तौर पर काम मिलने पर एक बच्चा 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग दर्शाता है, जो सदियों से चली आ रही है। लड़कियां गुड़ियों से खेलेंगी और लड़के बंदूक और तोप से खेलेंगे, मतलब नकली वाली, असली वाली नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 आया था हमारा, कक्षा में सांस्कृतिक व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्नताओं के अभाव के रूप में ना देखना। विभिन्नताओं को तो देखना ही है हमको बच्चों की, जब भी तुम सबको एक जैसी एजुकेशन दे पाएंगे उनके आवश्यकता के अनुसार। विभिन्नता ही नहीं देखेंगे तो फिर कैसे दे पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 15 आया था हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन कैसा होता है, कैसा होना चाहिए एनईपी के अनुसार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 आया था, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। क्वेश्चन नंबर 17 आया था हमारा, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? इसका राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर 1, बी को डी के रूप में लिखना, बी को डी के रूप में लिखना, बी को क्या बना दिया? डी, और 21 को क्या बना दिया? 12। ऐसे करते हैं बच्चे छोटे छोटे, जो है ना पठन वैकल्य होता है, इनको डिसलेक्सिया होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आया था हमारा, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वाधीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती। ना तो वो अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं, ना वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और 19 क्वेश्चन आया था हमारा, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? दिव्यांग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए क्या आवश्यक है? सुलभ अवसंरचना इमारतें, जैसे उनके लिए जो बच्चे चल नहीं पाते तो उनके लिए लिफ्ट लगी हो इस टाइप से, या फिर उनके लिए प्लेन हो पूरा, मतलब ऊपर चढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा मतलब इमारत वगैरह ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए उनकी नीड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा अभ्यास विविध
अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका सामाजिक संरचनावाद। क्वेश्चन नंबर 22 आया था, सार्थक अधिगम मतलब मीनिंगफुल लर्निंग कब हो सकती है। इसका राइट आंसर होगा आपका सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल हो, तभी जो अधिगम है ना हमारा मीनिंगफुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 23 आया था हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में किसकी वकालत नहीं की गई है। इसका राइट आंसर होगा आपका किसकी वकालत नहीं की गई। संरचनात्मक समझ पर जोर, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों ऑप्शन ठीक करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है। इसका राइट आंसर होगा आपका किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 25 आया था, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। अधिगम को सुसाध्य करने के लिए किस पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है ना उससे हमको कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 26 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। इसका राइट आंसर होगा आपका भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 27 आया था हमारा, निम्न में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में क्या सहायक है। इसका राइट आंसर होगा आपका चर्चा और संवाद। ये तो सारे नेगेटिव वर्ड है ना, वेदन और अभ्यास, दंड, प्रतियोगिता, ये तो नेगेटिव वर्ड होते हैं, आप इससे भी पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आया था हमारा, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए। किसको सक्रिय करना चाहिए। उनकी क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, क्षमता को स्थायी मानने की धारणा। ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मगर तुम्हारी क्षमता इतनी ही है बस, ये तुम 5 तक टेबल ही लर्न कर सकते हो, इसका ये हो गया एग्जाम्पल। और एक कंपटीशन की तो होनी नहीं चाहिए, ना हीनता की भावना होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण नहीं है। मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन का कौन सा उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपका ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। और ये आज हमारा 30 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आया था, डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। क्या होने की संभावना है। सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये हो गए आपके इस सेट के CDP के फुल 30 क्वेश्चन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8 जनवरी 2022 को हुए CTET में EVS के फुल 30 क्वेश्चन। 8 जनवरी वाली शिफ्ट है ये। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे हैं। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है ना। तो इसमें क्या पूछा है, किस देश के सापेक्ष पृथ्वी पर हमारे साथ उल्टे हैं। जैसे हम ऐसे खड़े हैं और वो हमारे सापेक्ष ऐसे हैं,
व्यक्ति उल्टे हैं। तो कहाँ के हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका अर्जेंटीना के। सेकंड क्वेश्चन आया था हमारा, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र बुनते हैं। पोचमपल्ली कहलाता है यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं। किस राज्य का भाग है? इसका राइट आंसर होगा आपका, ये कहाँ का है? इसका राइट आंसर होगा आपका तेलंगाना का पोचमपल्ली। क्वेश्चन नंबर 63 आया था हमारा, नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। उपयुक्त चरणों का सही क्रम है। इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले गुड़ाई करना, फिर बीज बोना, फिर क्या करते हैं, फिर बीज बो के फिर खपतवार हटाना, फिर प्याज को उखाड़ना, फिर उसके ऊपर की पत्तियों को उखाड़ना। फर्स्ट क्या आएगा हमारा, बीज बोना सी, गुड़ाई करना बी, फिर सी, फिर ए, फिर ई और डी, लास्ट में डी आएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका डी, तो सब में ही है, बी सी ये वाला, ऑप्शन नंबर हमारा 4th। क्वेश्चन नंबर 64 आया था हमारा, किसी पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। तो मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और महासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया है और 13.13 सेंटीमीटर बराबर पूछा है हमसे, तो कितना होगा? 13.13 सेंटीमीटर गुणा 110 कर देंगे हम। तो इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? इस पॉइंट से वाली 0 कट जाएगी तो कितना आएगा? 1463। कितना आया? ये हमारा सेंटीमीटर में आया, हमसे पूछा किस में? किलोमीटर में। 1463 को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 1400, इसको हम 1000 से डिवाइड करवा देंगे, ये मीटर में है ना, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे किलोमीटर में चेंज करने के। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 जीरो से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 3 अंक पीछे, तो हमारा 1.463। और हमारा आंसर दिया है दशमलव के 1 अंक तक। तो हम क्या करेंगे, ये 4 दिया है ना, और 10 इसके बाद की हमारी जो भी डिजिट है ये 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा होती हैं, ये 6 हमारी 5 से ज़्यादा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा। यदि 5 से कम होती है हमारी तो हम 1.4 ही आंसर लिखते हैं अपना। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट? 1.5 किलोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65 आया था हमारा, नीचे दिए गए कथनों में से अल-बरूनी जो एक विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों से भी पूर्व किया था, उनके बारे में सही कथनों को चुनिए। इसका राइट आंसर हो, वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। वह अफगानिस्तान से आए थे, ये तो गलत है। अब ये देख लीजिए, जिसमें बी होगा वह गलत होगा हमारा। ये बी वाले तो तीनों कट गए, हमारा क्या बचा सही? ये ए सी डी ई। क्वेश्चन नंबर 66 आया था हमारा, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। निम्न में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। इन सभी जानवरों में क्या पाई जाती है? ये सभी अंडे देते हैं, और ये सांप और छिपकली होती हैं। सांप और छिपकली ये सरीसृप उसके होते हैं, सरीसृप के वर्ग के होते हैं ये सांप और छिपकली। क्वेश्चन नंबर 67 आया था हमारा, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व दिशा होगी। क्वेश्चन नंबर 68 आया था हमारा, कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करते हैं। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या है? तो चाल पूछे, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारी कितनी दी है? 144 दी है, और समय कितना है? 2 घंटे। इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 7 या 14
और 2×2 = 4, कितना आ गया हमारा 72 किलोमीटर पर घंटा आया हमारा। हमको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में आंसर दिया है, तो मीटर पर सेकंड में आंसर के लिए चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 4 से कितना होता है हमारा 72, और 4 5 से कितना आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 आया था हमारा, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं और त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं, मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का क्या नाम है? इस नाच का क्या नाम है? चेराव नृत्य, जो कि मिजोरम का है। और आपसे किसी किसी शिफ्ट में ये भी पूछा गया था कि मिजोरम का नृत्य कौन सा है। मिजोरम का है चेराव। मैं आपको इस वीडियो को एंड में एक डांस की, जिसमें नृत्य और उनसे संबंधित उनके राज्य लिखे होंगे, प्रदेश राज्य लिखे होंगे, वो प्रोवाइड करा दूँगी वीडियो के लास्ट में, तो आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70 आया था हमारा, पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। ऐसे पक्षियों की इस प्रजाति का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा आपका बीवर पक्षी। ये वाला क्वेश्चन इससे जो पहले शिफ्ट वाला पेपर कराया था उसमें भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 आया था हमारा, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित मतलब यूनियन टेरिटरीज कितनी है? ये वाले क्वेश्चन का सभी को कॉमन नंबर मिला था, सभी को 1 नंबर कॉमन, क्योंकि इसमें ना हमारा ऑप्शन से सारे ऑप्शन गलत दिए हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका 8 है हमारे केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। हमारा क्वेश्चन नंबर 72 आया था, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग में आते हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी और भिक्षु। अभी मैंने बताया था छिपकली कौन से उसमें आती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका छिपकली तो सरीसृप में आती है, और चमगादड़ क्या है, स्तनधारी, और कलचिड़ी पक्षी है, और बिच्छू कीट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 73 आया था हमारा, आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वह अपना वाद्ययंत्र बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्ययंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का क्या कारण है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। सांप के वैसे कान नहीं होते हैं, उसको वाइब्रेट, जो ज़मीन से होकर जो वाइब्रेशन जा रहा है उससे वो अपनी गर्दन घुमाता है और उससे निकल के आते हैं सांप। क्वेश्चन नंबर 74 आया था हमारा, 2 छात्राओं एक्स और वाई की क्लिनिक विकृति रिपोर्ट के अनुसार है। एक्स की आयु 12 वर्ष, वो स्त्री हीमोग्लोबिन दिया है इतना, और वाई की आयु 10 वर्ष, स्त्री हीमोग्लोबिन इतना है। इन रिपोर्टों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसमें रक्त की कमी है, मतलब इसका ये पूछा है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एक्स रक्त क्षीणता की रोगी है जबकि वाई नहीं। इसमें हीमोग्लोबिन इसमें कम है और इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 75 आया था हमारा, इनमें मिलान करवाया था असम, लद्दाख, मनाली और उनके ये स्थान दिए और इसमें सामान्य घर दिए। असम में घर कैसे बने होते हैं? मजबूत बांस और ढालू छतें होती हैं, या लकड़ी के बने होते हैं, मिट्टी के या पत्थर के। असम में बने होते हैं मजबूत बांस और ढालू के। इसमें A का 5 किस में दिया है? A का 5 तो सब में ही दिया है हमारा। अब देखते हैं B, इसका लद्दाख में कैसे होते हैं? पत्थर के बने होते हैं फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। B का सेकंड किस में दिया है? B का सेकंड भी 2 में दिया है हमारा। और मनाली में देखते हैं मनाली के कैसे होते हैं। इनकी भी
पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, ढालू छतें होती हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी का फोर्थ किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, और डी का थर्ड हो जाएगा। राजस्थान में मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की छतें बनी होती हैं इनकी। क्वेश्चन नंबर 76 आया था हमारा, एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों और समानताओं के अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 77 आया था हमारा, निम्न में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा चैट में GIF, चैट में जो गिफ्ट्स होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 78 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका संरचनावादी कक्षा से विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए एक ग्लोब का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 79 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सक्रिय छात्रों का, इसका राइट आंसर होगा एक छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आया था हमारा, 80 क्वेश्चन, पाक शास्त्र व एक पाठ के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हों। क्वेश्चन नंबर 81 आया था, भावना को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है आप हमें EVS में भावनाओं के बारे में क्या सिखा रहे हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर EVS में इस पाठ को सिखाने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। इसका राइट आंसर होगा आपका हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं की समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 82 आया था हमारा, उजायरा और सैमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा, देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं, क्या ये पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं। सैमीर, होनी ही चाहिए, इस किताब में भारत के मानचित्र में भी हैं, देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। और उपयुक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इनमें से प्रश्न उजायरा और सैमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। कौन सा प्रश्न करेगा मदद। इसका राइट आंसर होगा आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं। क्वेश्चन 83 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विशेष के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 आया था हमारा, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकें। आपने छात्रों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्न में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उस विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी है। क्वेश्चन नंबर 85 आया था,
प्रयोग प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा आपका यह समझने के लिए कि कौन तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। क्वेश्चन नंबर 86 आया था हमारा, ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? इसका राइट आंसर होगा आपका छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना, जो उनसे पूछना कि इन्होंने इसमें से किसका उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 87 आया था, अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? इसका राइट आंसर होगा हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए क्यों नहीं? तो सही बात है। क्वेश्चन नंबर 88 आया था हमारा, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आभासी वास्तविकता। क्वेश्चन नंबर 89 आया था हमारा, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, निम्न में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? खाद्य परीक्षण को सिखाने चाहते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका, इसमें 2 ऑप्शन दिए थे, इसका पापड़ और दही, 2 ऑप्शन सही है इसका, नहीं चिप्स और पापड़, खाद्य संरक्षण की सामग्री। अब ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 90 आया था, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों को प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्न में से कौन सा उदाहरण इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4